नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। सर्वप्रथम तो आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। आसाम के बाढ़ पीड़ितों को मदद करने के लिए जो मुहिम हमने चलाई है उसमें आप सबका बहुत सहयोग रहा है। बढ़ चढ़कर आप सबने कंट्रीब्यूट भी किया है। तो ऐसे में अब बहुत जल्द हम अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मैं जहां रहता हूं वहां से लगभग 300 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस में दूरी में हमें जाना पड़ेगा और इसके लिए हम बिल्कुल प्लान्ड तरीके से सारे रिलीफ का सामान लेकर के निकलने वाले हैं। तो ऐसे में आप में से और भी कोई अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें, आसाम के बाढ़ पीड़ितों की मदद करना चाहें, जो सैनिक पाठशाला की परिवार की तरफ से हम जाकर के वहां लोगों को, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो अंदरूनी इलाके के लोग हैं, उनको देने का काम करेंगे। तो अगर आप अभी भी अगर डोनेट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, इसमें आप क्यूआर स्कैन करके आपका जो भी जितना बन पड़ता है आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर इस क्यूआर में पेमेंट ना हो तो आपको कमेंट में सबसे पहले मैं पिंड मैसेज में आपको अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, नाम वगैरह भी आपको डाल दूंगा, ताकि अगर किसी वजह से अगर क्यूआर कोड में भुगतान ना हो तो आप उस अकाउंट डिटेल्स का इस्तेमाल करके भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए, हम तैयारी हमारी चल रही है, बहुत जल्द हम यहां से रवाना होंगे। चलिए दोस्तों, अब आज के वीडियो में 4 अहम जानकारियां आप देख पा रहे हैं पीछे, इन जानकारियों को लेके आया हूं। सबसे पहले दोस्तों, 8वें पे कमीशन में 5 फैमिली यूनिट का जो मांग किया गया है वो अब केवल कागजों में नहीं रह गया, वो अब संसद तक भी पहुंच चुका है। 8वें पे कमीशन के पास तो संस्थाओं ने भेज दिया था, लेकिन अब इसका संसद के पटल पे रखा जाना बेहद अहम है दोस्तों। तो ऐसे में अब ये 5 फैमिली यूनिट वाला जो चक्कर है, ये हमारे पेमेंट पेंशन में किस तरीके से वृद्धि कराएगा, कैसे बढ़ोतरी कराएगा, वो आपको बकायदा कैलकुलेशन के साथ आगे समझाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ केंद्र सैनिक बोर्ड ने जो अपने वेलफेयर स्कीम्स के दरों में जो बढ़ोतरी की थी, अब उसका भुगतान शुरू हो गया है। जी हां, भुगतान हो चुका है, जिसके बारे में आगे आपको जानकारी दूंगा। ये एक अहम मसला है दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, एमएसपी ग्रांट को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जबरदस्त जजमेंट सामने आया है, वो भी आगे आपको दिखाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वें पे कमीशन के इंप्लीमेंटेशन में, 8वें पे कमीशन के कार्यवाही में अब पे कमीशन में थोड़ा सा तेजी आया है, लग रहा है। क्या यह संसद में सवाल पूछे जाने का असर है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए ही देख रहे हैं तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल सकें और आप कोई भी जानकारी से महरूम ना रहें। और वीडियोज अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, वीडियोज को लाइक करें और वीडियोज को हाइप करना भी ना भूलें दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहली जानकारी दोस्तों, खुशखबरी, केंद्र सैनिक बोर्ड ने नए रेट से वेलफेयर स्कीम का भुगतान करना शुरू किया है। 28 जुलाई 2026 को आए 1 लाख रुपए, साथ ही जुलाई 2026 का पेंशन भी क्रेडिट हुआ। जी हां, चलिए मैं आपको दिखाता हूं सीधे सीधे। सबसे पहले तो दोस्तों, यह एक लेटर जारी किया गया था 15 अक्टूबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। अब एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से, जो ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से जारी किया गया ये जो लेटर था, जिसमें कुछ वेलफेयर स्कीम्स के दरों में बढ़ोतरी कर दी गई थी, सीधे डबल कर दिए गए थे। और वो स्कीम्स थे पेन्यूरी ग्रांट। पेन्यूरी ग्रांट को 4000 से बढ़ा करके सीधे सीधे 8000 कर दिया गया था, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद मैरिज ग्रांट, जो बच्चियों की शादी के लिए जो 50,000 मिला करता था, उसको सीधा सीधा 1 लाख कर दिया गया था। और जो एजुकेशन ग्रांट, बच्चों का जो स्कूल फीस के लिए जो 1000 रुपए हर महीना एक बच्चे का मिला करता था, उसको डबल करके 2000 कर दिया गया था। अब इसका इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गया है, भुगतान शुरू हो गया है। जी हां, पेंशनर ने जो कार्रवाई किया था वो भी सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद अब उसका जो फल है, जो उसका रिजल्ट है, वो सामने आने लग गया है। देखिए, ये रहा 28 जुलाई 2026 का 1 लाख रुपए पेंशनर के खाते में क्रेडिट हुए। और कहां से हुए? AFFD KSB दिल्ली। ये देखिए, केंद्र सैनिक बोर्ड की तरफ से 1 लाख रुपए भुगतान हो गए हैं। और ये भुगतान हुए दोस्तों डॉटर्स मैरिज ग्रांट। जी हां, जो पहले 50,000 हुआ करता था, जिसको बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया, यानी कि नए दरों से, नए रेट से भुगतान भी शुरू कर दिया गया है, जो कि बड़ी बात है। अब दोस्तों, इसका इंतजार हम सभी कर रहे हैं। एजुकेशन ग्रांट का बहुत सारे पेंशनर्स ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन इसका भुगतान अभी शुरू नहीं हुआ है। इसका भुगतान शुरू नहीं हुआ है और प्राप्त जानकारियों के अनुसार अगस्त से इसका भुगतान शुरू हो जाएगा।
लेकिन अगस्त से अगर भुगतान शुरू होता है तो जरूरी नहीं कि सभी को अगस्त में ही भुगतान होगा। आगे फेज वाइज जैसे जैसे ग्रांट्स अलॉट होते जाएंगे वैसे वैसे भुगतान शुरू जारी रहेगा। और आगे दोस्तों, ये जिन पेंशनर की बात थी, इनको जुलाई के महीने का पेंशन भी क्रेडिट हो गया 28 जुलाई को ही। देखिए जीबीएसएस पेंशन जुलाई 2026, और ये इनका पेंशन 47,698 रुपए खाते में क्रेडिट हो चुके हैं। लेकिन ये पेंशन स्पर्श का नहीं है, ये पेंशन सीपीपीसी का है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स का माइग्रेशन स्पर्श में होना बचा हुआ है, उनमें से ये पेंशनर थे। तो यानी कि 28 जुलाई को सीपीपीसी ने भुगतान कर दिया। अब इसको लेकर के जो पेंशनर ने एक वीडियो संदेश भेजा है उसको सुन लीजिए। थैंक यू सैनिक पाठशाला। मेरी छोटी बेटी की शादी का मैरिज ट्रांसफ़र ग्रांट मेरे 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गया, जो जनवरी 2026 में हमने भेजा था, और 28 जुलाई 2026 को मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गया। उससे पहले मेरी बड़ी बेटी थी, उसका कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उससे पहले मुझे पता ही नहीं था। फिर मैंने एक दिन सैनिक पाठशाला का वीडियो देखा, उसके हिसाब से मैंने कार्रवाई की, तो मेरी छोटी बेटी का ट्रांसफ़र ग्रांट का पैसा आ गया। थैंक यू सैनिक पाठशाला। तो आप सबने देखा, सही जानकारी सटीक कार्रवाई। लेकिन जो डॉटर्स मैरिज ग्रांट है, इसको लेकर के एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस दिन शादी हुई है उसके आगे 180 दिन यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर आपने सही डॉक्यूमेंट्स के साथ केंद्र सैनिक बोर्ड के वेबसाइट से के थ्रू से अप्लाई करना है। आप खुद ना कर पाए तो केंद्र आपका जिला सैनिक बोर्ड में जाकर उनकी मदद लेकर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 180 दिन के अंदर अगर आपने अप्लाई नहीं किया, 180 दिन अगर गुजर गए, तो उसके आगे आपके पास कोई चारा नहीं है उसको अप्लाई करने का। इसलिए जब भी शादी होती है तो सही तरीके से प्लानिंग कर लीजिए। 6 महीने का समय बहुत होता है, सारे डॉक्यूमेंट बना करके हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इन पेंशनर ने अप्लाई किया तो उनको 1 लाख रुपए का भुगतान अभी 28 जुलाई को हो भी गया। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगली जानकारी है 8वें वेतन आयोग में बढ़ी काम की तेजी, यानी कि काम का जो स्पीड है अभी थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पिछले 2 महीने में हमने लगभग देखा कि बिल्कुल ठप्सा पड़ गया था, लेकिन अब देखा गया कि काम की तेजी बढ़ गई है। क्या संसद में मुद्दा उठाने से हुआ असर? जी हां, आप सबको पता है 28 जुलाई को संसद में मुद्दा उठा था, तो क्या इसी का असर है? क्योंकि अब ताबड़तोड़ मीटिंग्स का शेड्यूल जारी किया गया है। चलिए अभी जो शेड्यूल 8वें पे कमीशन ने जारी किया उसको देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा 8वां पे कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें अगर देखेंगे आप तो पहले ऑलरेडी शेड्यूल जारी कर दिए गए थे, चेन्नई में और पुडुचेरी में मीटिंग्स होने थे। अब एक और शेड्यूल जारी किया गया है जिसमें 3 दिन की मीटिंग रखी गई है। जी हां, और ये मीटिंग कहां होनी है, किसके साथ होनी है, ये हम देख लेते हैं। अब ये देखिए, अब ये जो लेटर खुल गया, ये नोटिस खुल गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 8 सेंट्रल पे कमीशन, 28 जुलाई का ये नोटिस है। और अब की बार जो मीटिंग होनी है ये 3 दिन की मीटिंग होनी है। और ये मीटिंग कहां होनी है, आप देखिए चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में ये मीटिंग हो रही है। और 16 को, 17 को और 18 को, 16 से लेके देखिए 16 टू 18 सितंबर, यानी कि 16, 17, 18 3 दिन की ये मीटिंग होने जा रही है। और कहां होने जा रही है, चंडीगढ़ में। अब अगर चंडीगढ़ के आसपास कोई ऐसे हमारे संस्था हैं जिन्होंने ऑलरेडी वेबसाइट में अपलोड कर दिया अपना प्रपोजल, लेकिन वो पे कमीशन के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो ये दिए गए जो लिंक है, ये जो लिंक दिया गया है, इस लिंक में जाकर के अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यानी कि अब 8वें पे कमीशन ने ये जो शेड्यूल है, ये जो मीटिंग्स करने का जो सिलसिला है, ये बिल्कुल ताबड़तोड़ शुरू कर दिया है दोबारा से। पहले हो रहे थे मीटिंग, बीच में ठप पड़ गया था, लेकिन अभी फिर से शुरू कर दिया। और इसके लिए अपॉइंटमेंट लेने का काम 25 अगस्त के अंदर अंदर करना है दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगली जानकारी है दोस्तों, एमएससीपी ग्रांट करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, पलट दिए हाई कोर्ट के सभी फैसले। जी हां दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए जिनको एमएससीपी से मना किया गया था, वंचित किया गया था, उनको एमएससीपी ग्रांट करने का फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट में भी केसेस चले थे, जिसमें कुछ केसेस में कर्मचारी जीते थे, कुछ केसेस में कर्मचारी हारे थे। लेकिन अब फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मुद्दा, तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के फेवर में फैसला सुनाते हुए उनको एमएससीपी ग्रांट करने का आदेश दे दिया। चलिए माननीय कोर्ट का जजमेंट का कॉपी देखते हैं। दोस्तों ये सामने आप माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट का कॉपी देख पा रहे हैं, जो कि एमएससीपी के संदर्भ में एक अहम जजमेंट है। दोस्तों पोस्टल विभाग के कुछ कर्मचारियों को एमएससीपी देने से मना किया गया। वो कोर्ट में केस लड़ने चले गए, कुछ केसेस में वो जीत गए, कुछ में हार गए। लेकिन अब जब पूरा मसला माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा,
तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस मसले के ऊपर सही सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। जी हां, एलडीसीई लेवल के कुछ कर्मचारियों को लेकर के ये केस था, जिसमें ज्यादातर केसेस में माननीय सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले ही हाई कोर्ट ने पेंशनर के फेवर में भी जजमेंट दिया था, लेकिन कुछ केसेस में पेंशनर के अगेंस्ट भी जजमेंट दिया था। लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी केसेस को इकट्ठा सुनवाई करते हुए पेंशनर के फेवर में एक शानदार जजमेंट दे दिया है, और इस जजमेंट के जरिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन कर्मचारियों को एमएससीपी का फायदा देने का आदेश सुना दिया है। आप यहां देख पा रहे हैं, इन व्यू ऑफ द अफोरसेड ऑर्डर ऑफ डिसमिसल इन सिविल अपील नंबर 4432 ऑफ 2019, द इम्पोज्ड ऑर्डर इज सेट असाइड एंड द प्रेजेंट अपील स्टैंड्स अलाउड। The respondents are directed to extend the benefit of MSCP to the applicant. The needful be done as expeditiously as possible, not later than 3 months, pending applications if any shall stand disposed of. यानी कि ये तो एक केस का जजमेंट है, ऐसे और भी केसेस हैं। ये देखिए, सभी केसेस में लगभग माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के फेवर में जजमेंट देते हुए, फैसला सुनाते हुए कर्मचारियों को पोस्टल विभाग के एलडीसीई लेवल के जो कर्मचारी हैं उनको एमएससीपी ग्रांट करने का दो टूक आदेश सुना दिया है, जो कहीं ना कहीं डिफेंस पेंशनर भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको एमएससीपी नहीं मिल पाता, उनको भी मोटिवेट करने का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर, ये जजमेंट कर सकता है। दोस्तों, एचसीपीसी में 5 फैमिली यूनिट की गूंज संसद तक पहुंचने का मतलब बड़ा है। कैसे होगा बड़ा फायदा, इससे देखें कैलकुलेशन। जी हां दोस्तों, आप सबको जैसे पता चल गया है कि फैमिली यूनिट की मांग 3 से बढ़ाकर 5 करने का जो मुद्दा है वो अब संसद में पहुंच चुका है। जी हां, 8वें पे कमीशन को तो यह मुद्दा भेजा गया है, कर्मचारी संस्थाओं द्वारा, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा भेजा गया है कि फैमिली यूनिट को बढ़ा दिया जाए, 3 से 5 कर दिया जाए। लेकिन अब वित्त मंत्रालय के पास भी यह मुद्दा पहुंच गया है, क्योंकि संसद के थ्रू से जो सवाल किया गया वित्त मंत्रालय से, इसका यही मतलब होता है कि वित्त मंत्रालय में अब यह मुद्दा पहुंच चुका है। तो ऐसे में इसका क्या असर होता है, फैमिली यूनिट को 3 से 5 करने से कैसे पूरा पे कमीशन का पूरा मायना बदल सकता है, फिटमेंट फैक्टर का पूरा आंकड़ा बदल सकता है। क्योंकि ये अगर हम 8वें पे कमीशन की सबसे महत्वपूर्ण मांगों को अगर हम कैटेगरी वाइज रखें तो ये सबसे ऊपर रहता है। जी हां, ये जो फैमिली यूनिट को 3 से बदलकर 5 करने का मुद्दा है, ये सबसे ऊपर वाले कैटेगरी में रहता है। तो ऐसे में ये मुद्दा, ये जो 5 फैमिली यूनिट करने का मुद्दा है, ये हमें आने वाले समय में किस तरीके से फायदा दिलाएगा, कितना मिनिमम बेसिक को पहुंचाएगा, वो भी आगे कैलकुलेशन के साथ आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको समझाऊंगा कि 7वें पे कमीशन में यही फैमिली यूनिट जब 3 किया गया था तो कैसे मिनिमम बेसिक निकाला गया, वो समझना जरूरी है। उसी हिसाब से फिर हम 8वां पे कमीशन में इसका असर क्या होगा वो समझेंगे। तो चलिए, अब सबसे पहले आपको मैं ये वाला एक चार्ट दिखाना चाहूंगा। और दोस्तों, ये बकायदा 7वां पे कमीशन का जो रिपोर्ट है उसमें से एनेक्जर चैप्टर 4.2 है। ये बकायदा 7वां पे कमीशन का रिपोर्ट का हिस्सा है ये। अब देखिए, अब यहां पर फैमिली यूनिट क्या लिया था, 3 लिया गया था पर मंथ, 3 फैमिली यूनिट के हिसाब से, 3 पर्सन यूनिट के हिसाब से लिया गया। यानी कि एक परिवार में 3 सदस्यों को या 3 यूनिट को माना गया। अब जैसे कि आप सबको पता है कि संसद में भी सवाल हो गया है, कर्मचारियों ने पे कमीशन तक भी पहुंचा दिया गया है कि 3 से बदलकर 5 किया जाए, क्योंकि माता पिता भी परिवार के अंश हैं, परिवार का हिस्सा हैं। तो माता पिता को इंक्लूड करने की जो ये मांग है, जो 3 से 5 तक फैमिली यूनिट को ले जाएगी, ये किस तरीके से असर डालेगी वो समझेंगे। लेकिन 7वें पे कमीशन में देखिए 3 फैमिली यूनिट के हिसाब से हर चीज का हिस्सा लिया गया था। जैसे राइस, यानी कि जो चावल है, फिर दाल है, फिर रॉ वेजिटेबल, कच्चे सब्जियां हैं, फिर हरी सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल, अदर वेजिटेबल, फिर फ्रूट्स लिया गया, मिल्क लिया गया, शुगर लिया गया, फिर एडिबल ऑयल, खाने का तेल लिया गया, फिश लिया गया, मीट लिया गया, एग लिया गया, डिटर्जेंट एक्सेट्रा लिया गया, क्लोथिंग लिया गया, कपड़ों में भी कितना खर्चा हो सकता है वो लिया गया, साथ साथ फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस लिए गए, मैरिज, रिक्रिएशन, फेस्टिवल में किस तरीके से खर्चा हो सकता है वो लिया गया, और स्किल प्रोवाइड फॉर स्किल के ऊपर भी कितना खर्चा हो सकता है, वो सारा चीज लेकर के देखिए, सब कुछ लेकर के मिनिमम जो बेसिक है
वो 18,000 रुपए फिक्स किया गया था। आप सबको पता है 7वां पे कमीशन का मिनिमम बेसिक है 18,000। तो ये 18,000 कैसे निकला था? जब फैमिली यूनिट 3 किया गया था। ये देखिए, ठीक है, तो 3 फैमिली यूनिट किया गया था, तो 475 ग्राम करके एक इंसान को अगर एक दिन का चाहिए तो उस हिसाब से पूरे महीने में 42.75 किलोग्राम, उसी हिसाब से 80 ग्राम अगर दाल चाहिए तो टोटल मिलाकर 7.20 केजी दाल चाहिए। तो वो एक इस हिसाब से आगे पूरा टोटल जो रेट भी लिया गया, तो इस हिसाब से ये पूरा दर निकाल करके, ये पूरा रेट निकाल करके इस तरीके से 18,000 रुपए 3 फैमिली यूनिट के हिसाब से ये बनाया गया था। ये 7वां पे कमीशन का पूरा जस्टिफिकेशन है दोस्तों। अब चलिए, अब इससे मैं आपको समझाता हूं कि 5 फैमिली यूनिट की मांग अब संसद में क्योंकि जा चुकी है, संसद में भी इसकी बात चर्चा हो चुकी है। तो आप देखिए, 7वें पे कमीशन में 3 फैमिली यूनिट के हिसाब से 18,000 रुपए मिनिमम निकलता है, ठीक है। तो अगर 7वें पे कमीशन में 3 के बजाय 5 फैमिली यूनिट होती तो मिनिमम कितना निकलता? देखिए, 18,000 अगर 3 फैमिली यूनिट में निकलता है, 18,000 अगर 3 फैमिली यूनिट में निकलता है तो इसको 3 से भाग करेंगे तो 6,000 एक फैमिली यूनिट का निकलेगा। तो 6,000 को अगर गुणा हम 5 से कर देंगे, 5 फैमिली यूनिट को लेंगे तो ये पहुंचेगा 30,000। कहने का मतलब है कि 7वें पे कमीशन में अगर 3 के बजाय 5 फैमिली यूनिट होती तो मिनिमम बेसिक 18,000 के बजाय 30,000 होता। समझ में आ गया? अब यही चीज 8वें पे कमीशन में लेकिन मांग हो गई है और जस्टिफाइड तरीके से मांग हुई है, जो संसद के पटल पर भी पहुंच चुकी है। तो ऐसे में आप दिखाता हूं आपको, 8वें पे कमीशन में 3 फैमिली यूनिट के हिसाब से मिनिमम बेसिक 69,000 निकाला गया, जो मांग की गई है, जो डिमांड किया गया है, विथ डिमांडेड फिटमेंट फैक्टर 3.3833 थी। ये जेसीएम की मांग है, 3.833 फिटमेंट फैक्टर। तो 18,000 पर 3.833 फिटमेंट फैक्टर जब हम लगाते हैं तो मिनिमम बेसिक 69,000 निकाला गया। तो ये जो 69,000 मिनिमम बेसिक हुआ, ये कितने फैमिली यूनिट का हुआ? ये 3 का हुआ, क्योंकि 18,000 3 के हिसाब से है। तो 3 फैमिली यूनिट के हिसाब से अगर 69,000 होता है, 69,000 होता है, तो 3 फैमिली यूनिट के हिसाब से 69,000 मिनिमम बेसिक होता है। तो एक फैमिली यूनिट का मिनिमम बेसिक क्या होगा? 69,000 को हम 3 से भाग कर देंगे तो 23,000 बनता है एक फैमिली यूनिट का। अब 5 फैमिली यूनिट के हिसाब से 8वें पे कमीशन में अगर मिनिमम बेसिक निकाला जाए, दाल, चावल, आटा, तेल, सब कुछ का हिसाब किताब किया जाए 5 फैमिली यूनिट के हिसाब से, तो ये फिटमेंट फैक्टर को भी अगर कंसीडर किया जाए तो ये 23,000 तो एक फैमिली यूनिट का हो गया। तो 23,000 इंटू 5 फैमिली यूनिट होगा तो 1,15,000 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि फैमिली यूनिट अगर 3 के बजाय 5 हो जाए तो 8वां पे कमीशन में मिनिमम बेसिक 69,000 से बढ़ करके 1,15,000 हो जाएगा। 1,15,000, जी हां, 1,15,000। ये देखिए, तो 8 सीपीसी में मिनिमम बेसिक जो होगा फिटमेंट फैक्टर 3.833 के हिसाब से 5 फैमिली यूनिट को कंसीडर करने से 1,15,000। तो देखिए फर्क कितना पड़ता है, 69,000 सीधे बढ़कर 1,15,000 हो जाएगा अगर ये फैमिली यूनिट का आंकड़ा एक्सेप्ट होता है। हालांकि सरकार इसे एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, 8वां पे कमीशन इसको लागू करेगी नहीं करेगी, वो तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से संसद में भी ये मुद्दा उठ चुका है और संस्थाओं ने भी 8वें पे कमीशन के पास पहुंचा दिया है, तो ये एक बेहद अहम मुद्दा है। और 8वें पे कमीशन में अगर सबसे महत्वपूर्ण मांग की बात करें तो 5 फैमिली यूनिट वाला मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसीलिए पर्टिकुलरली संसद के अंदर भी इसी मुद्दे को लेकर सवाल किया गया था दोस्तों। तो आप सबने देखा कि हमारा फैमिली यूनिट 3 से अगर बढ़ जाए और 5 हो जाए तो कहां से लेकर के बेसिक मिनिमम बेसिक कहां तक पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बेहद अहम मांग है जो आने वाले समय में कंसिडर तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन करना पड़ेगा। 3 से सीधे बढ़ाकर 5 बेशक ना करे, कुछ बीच का आंकड़ा ले, 3 से 4 या 4.6 ले, लेकिन बढ़ाना तो पड़ेगा। और जब फैमिली यूनिट बढ़ेगा तो असर इस तरीके से दिखाई देगा दोस्तों, जो आपने अभी अभी समझा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।